नमस्कार दोस्तों, मैं आद्या आपकी मेंटोर और गाइड स्वागत करती हूं आप सभी का सिविल्स डेली के डेली करंट अफेयर एनालिसिस प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम के तहत हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आज के न्यूज़पेपर में जो भी इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव उसको हम यहाँ लेकर आएं और आपके साथ डिस्कस करें सो दैट आपका समय सेव हो सके। रादर देन गोइंग फॉर 1 or 2 hours ऑफ द होल न्यूज़पेपर रीडिंग, हम कम से कम समय में उन सभी आर्टिकल्स को यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसी के साथ अपनी प्रिपरेशन को और कॉम्पैक्ट और पावरफुल बनाने के लिए जुड़िए हमारे साथ डेली #CD रिचुअल्स पर, जहां पर हमारी सिविल्स डेली की यूट्यूब टीम लेकर आई है आपके लिए कुछ खास प्रोग्राम्स जैसे कि बर्निंग इश्यूज, एडिटोरियल एंड ओपेड एनालिसिस, डेली करंट अफेयर एनालिसिस, डेली एक्सप्लेनर एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट डेली एमसीक्यूज। इन प्रोग्राम्स के तहत हमारी ये कोशिश है कि हम आपकी तैयारी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू इन तीनों ही लेवल पर कॉम्प्रिहेंसिवली करा सकें, जहां पर हम आपके लिए लेकर आते हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड पूरे के पूरे डिस्कशंस, चाहे वो एडिटोरियल से हों या न्यूज आर्टिकल से हों। फिर उसको हम कवर करते हैं बर्निंग इश्यूज और डेली एक्सप्लेनर्स के तहत, जहां पर पूरा फोकस हमारा करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक पोर्शन पर भी होता है। और इसके साथ साथ हम लेकर आते हैं आपके लिए वीकली CD रिचुअल्स विथ आस्क मी एनीथिंग प्रोग्राम, जहां पर आप जुड़ सकते हैं हमारे टॉपर्स के साथ और पूछ सकते हैं उनसे क्वेश्चंस, जान सकते हैं क्या थी उनकी स्ट्रैटेजीज, क्या थे उनके सोर्सेज, क्या था उनका पढ़ने का तरीका और तमाम जानकारियां सिविल सर्विसेज के सफर में उनकी क्या रही हैं उससे रिलेटेड। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। देखते हैं आज के न्यूज़पेपर में हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव क्या खास था। तो हमारी सबसे पहली न्यूज है आर्मी ऑपरेशंस इन नागालैंड गोज और 15 सिविलियंस डेड, 15 सिविलियंस की जानें जा चुकी हैं। और ये एक मतलब बहुत मिसकम्युनिकेशन या रॉन्ग इंफॉर्मेशन की वजह से हुई घटना है। जीएस पेपर 2 का तो इशू है ही है, दैट इज सेंटर स्टेट रिलेशंस, कहीं ना कहीं जीएस पेपर 3 से भी रिलेटेड है, इंटरनल सिक्योरिटी वाले पार्ट से। अभी हम इससे रिलेटेड क्योंकि एक और न्यूज थी उसको भी कवर करेंगे तो हम देखेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि इस न्यूज में मुद्दा क्या था, इस आर्टिकल का मुद्दा क्या था। ठीक है, तो हुआ क्या कि मॉन डिस्ट्रिक्ट है नागालैंड में, ठीक है, आप इस मैप में देख सकते हो, यहाँ पर दिया हुआ है, आइडेंटिफाइड है, ठीक है, ओके, कि ये जो डिस्ट्रिक्ट है नागालैंड में, कि यहाँ से रिलेटेड जो है एक छोटा सा वायलेंट एक्टिविटी हो गई है यहाँ पर, जिसमें कि 15 लोगों की जानें चली गई हैं। और हुआ ये है कि एक गलत इंफॉर्मेशन के चक्कर में ये सारा हुआ, इंटेलिजेंस फेलियर कह सकते हैं इसको हम कहीं ना कहीं, कि पता चला कि भाई यहाँ पर कुछ इंसर्जेंट एक्टिविटी होने वाली है, जिस पर कि पुलिस सॉरी आर्मी ने जो है मिस्टेकनली ओपन फायर कर दिया एक वैन पर, जो कि कैरी कर रही थी कुछ कोल्स थे उसमें, ठीक है, कोल माइनर्स भी थे उनमें बैठे हुए 6 लोग जो थे वो उस वैन में मौजूद थे और उन पर भी फायरिंग हो गई, जो कि नहीं होनी चाहिए थी, राइट। अब मुद्दा ये है यहाँ पर कि इसके बाद जो हुआ उसके बाद लगाई गई है मोन डिस्ट्रिक्ट में सेक्शन 144। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये इंसिडेंट नहीं है हमारे एग्जाम के वजह से, अगर हम देखें तो दो हम मिसकम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन फेलियर में हम इसको कोट कर सकते हैं, बट यहाँ जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो ये, एक तो ये समझना कि सीआरपीसी 144 क्या कहता है, आप भली भांति इस चीज से वाकिफ होंगे। और दूसरी चीज ये जो जोग्राफिकल इंपॉर्टेंस हो जाती है इस एरिया की, वो ये कि पहले तो नागालैंड के बारे में, कि नागालैंड जो है वो इंडियन स्टेट से बाउंडेड है अपने आसपास से, और इंटरनेशनल लेवल पर भी वो म्यांमार की तरफ जो है वो घिरा हुआ है म्यांमार से। तो देखिए जो आगे मैं आपको बेटर तरीके समझाती हूँ। जो हमारा ये स्टेट है, ये अरुणाचल प्रदेश से ऊपर नॉर्थ ईस्ट में घिरा हुआ है, मणिपुर जो है साउथ में है, असम वेस्ट में है और नॉर्थ वेस्ट में है, और म्यांमार जो है कंट्री हमारी वो हमारे एक्सट्रीम ईस्ट में है। ठीक है, ये देख सकते हो आप, ये वाला पोर्शन हमारा ये नागालैंड है। ओके, सो दिस इज नागालैंड। यहाँ कहीं घटना हुई है मॉन डिस्ट्रिक्ट में,
इसकी जो कैपिटल है कोहिमा वो इधर नीचे में है। तो आप देखिए असम है, अरुणाचल प्रदेश है। तो अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट चीज हमारे लिए निकल के आती है वो सबसे पहले तो ये कि भाई बॉर्डरिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं। ठीक, बॉर्डरिंग स्टेट्स के साथ साथ इंटरनेशनल बाउंड्री से ये किससे टच करता है, दैट इज ओनली एंड ओनली म्यांमार। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर हमारी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब जो दूसरी चीज हमारी है वो ये कि इस इशू को समझना कि आखिर नागालैंड क्राइसिस या नागालैंड का पूरा इशू क्या है। तो देखिए क्या हुआ, जैसे ही देश आजाद हुआ इन 1947, आफ्टर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट इन 1947, जो नागा टेरिटरी थी हमारी, दैट रिमेन्ड अ पार्ट ऑफ असम। ठीक, असम का पार्ट था हमारा नागालैंड। But the strong nationalist movement that began there, it started seeking a political union of the Naga tribes. बट एक और चीज में यहाँ हमें समझनी कि जो नागा ट्राइब है ये एक पूरी की पूरी कम्युनिटी है, और ये सिर्फ और सिर्फ नागालैंड में नहीं है बल्कि आसपास के भी स्टेट्स में जो है ये इनकी पॉपुलेशन हमें मिलती है। ठीक है, तो जो हमारे स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट थे इसके नागा ट्राइब के और एक्सट्रीमिस्ट थे, उन्होंने जो है सक्सेशन लेना चाहा फ्रॉम द इंडियन यूनियन। ओके, एंड इन 1957 नागा हिल्स रीजन ऑफ असम जो था एंड द यूनसांग फ्रंटियर डिवीजन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, that both of those portions they were brought under a single unit and directly starting getting administered by the Indian government. Okay, 1957 में हुआ। देन इन 1960 में क्या हुआ कि जो पूरा इशू था नागालैंड का वो रिजॉल्व किया गया एंड नागालैंड बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन। ये कहा गया कि चलिए ठीक है भाई, ये जो एरिया है जो मैंने रेड से बाउंड्री भी किया है, इस एरिया को नागालैंड बना दिया गया और कहा कि आप एक स्टेट की तरह जो है इंडिया में रहेंगे, इंडियन गवर्नमेंट के अधीन रहेंगे। एंड दिस इज हाउ नागालैंड अचीव्ड स्टेटहुड इन 1963। नागालैंड कब स्टेट बना? 1963 में। एंड अ डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ इट। तो इस तरह से हमारा जो नागालैंड इशू था वो पूरा जो नागालैंड स्टेट था बेसिकली वो फिगर में आया। अब जो यहाँ के जो नागा ट्राइब के लोग हैं उनसे रिलेटेड भी खबरें आती रहती हैं। अब ये हमारी दूसरी खबर थी आज ही के न्यूज़पेपर में, दैट जो सेंटर है हमारा दैट हैज रीचेस आउट टू नागा इंसर्जेंट्स। नागा इंसर्जेंट्स के अंदर जो है NSCN-IM की डिमांड मतलब एक ग्रुप है और इनके अलावा 4 और ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो जो हमारे सेंटर गवर्नमेंट है बेसिकली यूनियन गवर्नमेंट है जो, वो नागा इंसर्जेंट ग्रुप्स के पास गई है और जो मेन उनमें है वो NSCN आइजैक मूविया हैं। ठीक है, जो कि नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड को अभी फिलहाल उनके अंडर में है, और उनसे मुलाकात किया है किस इशू से रिलेटेड, जो अभी हमने पहले न्यूज़ की है, जो 15 सिविलियंस मारे गए हैं बेचारे, उनसे रिलेटेड इस पूरे के पूरे इशू को डिस्कस करने के लिए। कहाँ पर? मोन डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, अब जो ये NSCN है ये लार्जेस्ट नागा ग्रुप है, ये ध्यान रखिएगा कि इनमें भी 5 ग्रुप्स हैं टोटल एट प्रेजेंट एंड NSCN-IM। ठीक है, IN इज आइजैक मुइवा। ठीक है, सो दिस इज द लार्जेस्ट वन। ओके, लार्जेस्ट वन एंड जो है एक फ्रेमवर्क के तहत, एक अग्रीमेंट के तहत जो है पीस बिल्डिंग हुई थी इस ग्रुप के साथ हमारी 2015 में। कब? 2015 में। ओके, एंड दिस वाज रिलेटेड टू द सॉल्यूशन ऑफ द नागा पॉलिटिकल इशू। और एक बहुत वो हुआ था कि एक स्टेटमेंट में भी कहा गया था कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स ऑफ इंडो नागा सीज फायर साइंड इन 1997। ठीक है, इन्होंने ये कहा है कि ये ऐसे ऐसे चीजें हुई थी भाई। अब देखिए ये जो NSCN है ना, इनका मुद्दा क्या है? ये लोग ये डिमांड करते हैं कि हमें एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन दिया जाए। ठीक है, हमें एक अपना फ्लैग दिया जाए। ये सारी चीज़ों की इनकी डिमांड है, जो कि इनकी डिमांड पूरी नहीं हो रही है। और जो इश्यूज होते रहते हैं टाइम टू टाइम, इसी इशू के चक्कर में यहाँ पर आफ्स्पा भी स्थापित किया गया। व्हाट इज आफ्स्पा? आफ्स्पा इज आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। ओके,
ये आप हाईलाइटेड पोर्शन है, पढ़ सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ से लेकर लास्ट तक जो है हाईलाइटेड वाला पोर्शन आप पढ़ लीजिएगा, एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ एटलीस्ट यू शुड नो अबाउट दिस कि आस्पा क्या होता है, फंक्शन क्या होता है उसका, और कहाँ पर लगाया जाता है। तो ऑब्वियसली डिस्टर्ब्ड एरियाज जो हैं वहां पर ही इसे लगाया जाता है, ठीक है। और किसके अंडर आता है? होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ओके, सो दिस वाज द थिंग। अब कुछ जो फैक्ट्स और हैं वो ये कि सबसे पहले तो ये समझना जरूरी कि जो नागा है वो एक सिंगल ट्राइब नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, वो एक पूरी की पूरी एथनिक कम्युनिटी कही जाती है, ठीक है। और वो सिर्फ और सिर्फ नागालैंड में सिचुएटेड नहीं है, नागालैंड में नहीं रहते हैं, बल्कि और भी जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उनके, वहां भी उनकी पॉपुलेशन पाई जाती है। क्लाइमेट की बात करें तो यहाँ पर मॉनसूनल वेट ड्राई क्लाइमेट होता है, और रेनफॉल जो है वो लगभग 70 से 100 इंचेस, 70 to 100 इंचेस की रेनफॉल यहाँ पर ऑन एन एवरेज देखी जाती है। फॉरेस्ट कवर यहाँ पर 1/6 है ऑफ द होल नागालैंड एरिया। एंड जब आप बिलो 4000 फीट जाते हो तो वहां पर आपको ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता है। एंड जो ये एरियाज हैं यहाँ पर जो वो हैं, वहां पर जो मेन स्पीसीज या प्लांट्स या ट्रीज कह सकते हो वो हैं हमारे पाम्स, रैटन, बैम्बू, ठीक है, टिम्बर की कुछ स्पीसीज मिलती हैं। तो ये जो है कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं हमारे नागालैंड से रिलेटेड। क्योंकि मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि प्रीलिम्स के जब क्वेश्चंस आते हैं ना, तो वहां पर एक एक लाइनर के जो स्टेटमेंट्स दिए होते हैं वहां पर ये स्टेटमेंट्स दे देते हैं, ठीक है, कि क्या क्या चीजें मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल पाम्स मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, ठीक है। देन जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट हैं वो हैं कि नहीं है नागालैंड में, तो कॉनिफेरस फॉरेस्ट भी फाउंड होते हैं बट एट दी हायर एलिवेशंस। और जो कल्टीवेशन यहाँ पर प्रैक्टिस किया जाता है उसको हम झूम कल्टीवेशन या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन कह सकते हैं। ओके, और जो मेन ट्राइब्स यहाँ मिलती हैं नागालैंड में वो कौन कौन सी हैं उनके नाम लिखे हुए। जो सबसे लार्जेस्ट ट्राइब है वो है कॉन्याक्स, ठीक है। इनको फॉलो करते हैं आओस, थांगकुल, सीमाज, अंगामीज, लोथास, संगतम्स, फोम्स, चैंग्स, किम हुंगामा, यमचुंगर, ठीक है। ये सारे जो हैं एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारी ट्राइब्स के नाम देख लीजिएगा। हो सकता है कोई एक ट्राइब उठा के पूछ दे और वो है कि नहीं ये एक स्टेटमेंट में दे दे। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं नागालैंड से रिलेटेड, नागा कम्युनिटी से रिलेटेड, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या है हमारे लिए खास। तो ये देख रहे हो आप यहाँ पर जो ये एनिमल है, मिथुन इसका नाम है, या गायल भी इसको कहते हैं, ठीक है। ये नागालैंड का स्टेट एनिमल है। क्या है ये? स्टेट एनिमल। अच्छा, नागालैंड के साथ साथ ना एक और स्टेट है जिसका ये स्टेट एनिमल है। तो वो कौन सा स्टेट है जिसका ये स्टेट एनिमल है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। विच स्टेट एनिमल इज दिस अपार्ट फ्रॉम नागालैंड? नागालैंड का तो है ही है, बट अपार्ट फ्रॉम नागालैंड और किस स्टेट का है ये स्टेट एनिमल? ओके, विच स्टेट? ओके, जो ये बर्ड है हमारी, दैट इज ब्लिट्स ट्रैगोपैन, दिस इज द स्टेट बर्ड ऑफ नागालैंड। ओके, ये मैंने इसलिए आपको दे दिया है बिकॉज जब भी हम कोई स्टेट स्पेसिफिक या रीजन स्पेसिफिक टॉपिक करते हैं ना कवर, तो उनमें जो मेन चीजें होती हैं वो हमें जरूर कवर करनी चाहिए कि लाइक वहाँ की स्पेशलिटी। और जैसे कि अभी का यूपीएससी का फोकस है ना ऑन द एनवायरमेंट, ऑन द एग्रीकल्चर, ठीक है। यूपीएससी इज टेकिंग कॉम्प्रिहेंसिव थिंग्स, ठीक है। एक टॉपिक उठा रहा है, उसके उसके जितने एस्पेक्ट्स हैं वो हर उस चीज को जो है अपने क्वेश्चन में इंक्लूड कर रहा है। इसलिए भी ये मैंने डाला है सो दैट आपका एनवायरमेंट वाला और फ्लोरा फोना वाला भी थोड़ा सा इश्यूज कवर हो जाए। ओके, आगे चलते हैं, देखते हैं अगली खबर हमारी है हैदराबाद बेस्ड रॉकेट मैन एम फॉर द स्टार्स। जीएस पेपर 3 का ये इशू है। सिक्योरिटी से रिलेटेड तो है ही है, इनोवेशंस वगैरह से भी रिलेटेड है, साइंस एंड टेक का इशू है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि हैदराबाद में एक फर्म है जिसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस, ठीक है। और ये इंडिया की पहली फर्स्ट प्राइवेट फर्म है इन द एरिया ऑफ स्पेस रिसर्च, बेसिकली फर्स्ट प्राइवेट
स्पेस रिसर्च फर्म। ओके, और इस फर्म को जो है अवार्ड भी मिल चुका है, नेशनल अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है फॉर स्टार्टअप्स इन स्पेस रिसर्च। ओके, तो ये प्लीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिल्कुल पूछ सकता है। लाइक 10 आउट ऑफ 8.5 या 85% जो है इसकी 85 to 90% प्रोबेबिलिटी है पूछे जाने की। क्योंकि देखो, जब भी इंडिया कुछ अच्छा करता है ना, तो वो चीजें बहुत प्रोग्रेसिव होती हैं हमारे देश के लिए, राइट? ना सिर्फ नेशनल लेवल पर बट इनफैक्ट एट द इंटरनेशनल लेवल। और जैसा कि स्पेस के फील्ड में, स्पेस रिसर्च की फील्ड में इंडिया परफॉर्म कर रहा है, उससे तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब कुछ टर्म्स है यहाँ पर, जैसे कि धवन 1, विक्रम 1 या विक्रम 2, जिसको कि हमें यहाँ पर देखना है कि किन चीजों की बातें हो रही हैं। सो देखिए, सबसे पहले तो जो ये हैदराबाद बेस्ड फर्म है स्काई रूट एरोस्पेस, इसने धवन 1 को टेस्ट फायर किया था सक्सेसफुली लास्ट मंथ, ठीक है। और ये उसको टेस्ट फायर करते के साथ ही इट बिकेम द फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड फुली क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन रनिंग ऑन 2 परफॉर्मेंस रॉकेट फ्यूल्स, ठीक है। प्रोपेलेंट्स जो इनको कहते हैं हम, 2 चीजें हैं यहाँ पर, एक है हमारी LNG और दूसरी है LOX, यानी कि लिक्विड नेचुरल गैस, और दूसरी है लिक्विड ऑक्सीजन, ठीक है। ये 2 प्रोपेलेंट्स को यूज करके जो है ये रॉकेट बनाया गया, जिसका नाम है धवन 1, ठीक है। एंड दिस इज फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड फुली क्रायोजेनिक रॉकेट। ये चीजें याद रखनी है आपको। दूसरी चीज यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि जो ये फर्म है, ठीक है, इसका अब जो टारगेट है या एम है वो है विक्रम 2 को ऑर्बिट में डालने का, ठीक है। द एम्बिशियस प्लान इज टू लॉन्च द फर्स्ट प्राइवेट स्पेस लॉन्च व्हीकल यूजिंग क्रायोजेनिक इंजन विक्रम 2, ठीक है। अभी तक हमने जो भी देखा वो इसरो के थ्रू गए, बट अब इनका एम है कि भाई हमें विक्रम 2 को ऑर्बिट में डालना है विद इन दी 2 years टाइम फ्रेम, ठीक है। दिस इज दी मेन एम। इसके जो फाउंडर्स हैं उनके नाम देख लीजिए। एक तो हैं हमारे सी पवन कुमार, IITian है ये, राइट। एंड जो दूसरे हैं उनका नाम है नागा भारत, ओके। ये 2 जो हैं मेन फाउंडर्स हैं और इसी फर्म के, ठीक है। IIT 2012 बैच पास आउट, ऑलराइट। अब जो इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज आ जाती है कि इनका जो प्लान था लॉन्च करने का 20 मीटर विक्रम 1 बेस्ड, ठीक है। विक्रम 1 बेस को इनका पहले ये रहा कि भाई लेट्स फर्स्ट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, इसको करने का। एंड दिस वाज आफ्टर सक्सेसफुली डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग द सॉलिड प्रोपल्शन रॉकेट इंजन, ठीक है। और ये बनी हमारी पहली फॉर्म, इसको नेशनल अवार्ड भी दिया गया कि भाई आप पहले स्टार्टअप हो इन दी स्पेस रिसर्च विच इज डूइंग सक्सेसफुली वेरी वेरी वी कैन से वेरी वेरी गुड थिंग्स, वेरी वेरी गुड इनोवेशंस, ऑलराइट। तो जो खास इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो यहाँ पर यही हैं। पहली तो हमारी इसका नाम स्काई रूट एरोस्पेस, इसके को फाउंडर्स कौन हैं। सेकेंडली इसे किस चीज के लिए नेशनल अवार्ड मिला है। तीसरी चीज धवन 1 एंड विक्रम 2, ओके। और हाँ, 2 प्रोपेलेंट्स जिसको यूज करके ये बनाया गया है हमारा धवन 1, दैट इज LNG एंड लिक्विड ऑक्सीजन, दैट इज लिक्विड नेचुरल गैस एंड लिक्विड ऑक्सीजन। ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलराइट। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या खास है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी उड़ीसा पर, बिकॉज उड़ीसा हैज बेयर ब्रांच ऑफ जवाद रेन। कल भी मैंने बताया था साइक्लोन जवाद के बारे में, राइट। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल जो हैं ये अफेक्टेड एरियाज हैं इस साइक्लोन की वजह से, और रेन्स की वजह से काफ़ी लॉस भी हुआ है। कल एक स्टूडेंट ने भी हमें कमेंट करके बताया था दैट दे हैव सफर्ड विथ हेवी लॉसेस इन पैडी फील्ड्स, ठीक है। और यही रीज़न जो है आज के इसमें भी है कि जो क्रॉप्स थी, जो हार्वेस्टेड रेडी क्रॉप्स थी, काफ़ी ज़्यादा तादाद में उनको जो है नुकसान पहुंचा है इस साइक्लोन की वजह से, और लगातार बारिश भी हो रही है वहां पर, ठीक है। इन चीज़ों को देखते हुए जो हमारा IMD है वो उसने वार्निंग जारी की है कुछ एरियाज के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लास्ट पैरा उसमें मैंने हाईलाइट भी किया है। दोज एरियाज आर पुरी, खोर्दा, कटक, जगत सिंहपुर, केंद्रापदा, जाजपुर, भद्रक, बालासोर, मयूरभंज, ठीक है। ये सारे जो एरियाज हैं यहाँ पर
वार्निंग जारी की गई है एंड कलर कोडेड वेदर वार्निंग्स दी गई है। अब कलर कोडेड वेदर वार्निंग क्या होती है? तो कलर कोडेड वेदर वार्निंग जो है वो हमारा IMD देता है, जिसका ऑब्जेक्टिव ही ये होता है कि भाई लोगों में अलर्ट जारी किया जा सके, ठीक है। और जो भी सीवियर या हैजर्डस वेदर्स कंडीशंस होने वाली होती हैं उसको मद्देनजर देखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए ये वार्निंग्स दी जाती हैं, जिनका काम होता है टू एटलीस्ट अलर्ट पीपल फॉर दी पोटेंशियल कॉजेज और डैमेजेस विच कुड हैपन इन दी कमिंग टाइम। ओके, तो देख लेते हैं एक बार फटाफट कि कौन कौन सी वो कलर कोड्स हैं। तो ये 4 कलर कोड हैं हमारे, यहाँ आप देख सकते हो पिक्चर में, ऑरेंज, रेड, येलो और ग्रीन। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट ऑल दीज 4 कलर कोड्स डिलीवर अस। सबसे पहले अगर हम ग्रीन की बात करें, तो जैसे ग्रीन लाइट होता है ना कि भाई अब आप जा सकते हो, एवरीथिंग इज क्लियर, द सेम वे ग्रीन सेज ऑल इज वेल। ओके, ऑल इज वेल एंड नो एडवाइजरी इज इशूड। ओके, सब कुछ ठीक है, सब कुछ सही तरीके से चल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर हम येलो पे आए, येलो का मतलब होता है बी अवेयर। ओके, येलो इंडिकेट्स severely bad weather spanning across several days. It also suggests that weather could change for the worse, causing disruptions in day to day activities. मतलब कुछ हो सकता है, तो आप अलर्ट रहिए, अवेयर रहिए, गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट है वो है ऑरेंज। ऑरेंज या अंबर इसको भी हम बोलते हैं, इसका मतलब होता है बी प्रिपेयर्ड। दिस अलर्ट इशूज अ वार्निंग ऑफ एक्सट्रीमली बैड वेदर, मतलब कि काफी ज्यादा खराब हो सकती है हालत। और जो पोटेंशियल हैं वो ये हो सकते हैं कि पोटेंशियल लॉसेस जो हैं कि जो आपका रोड है, रेलवे है, ठीक है, पावर सप्लाई है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अब्रप्ट होंगी, कहीं ना कहीं इनमें रुकावट आ सकती है। और जो हमारा सबसे गंभीर, सबसे कह सकते हैं कि खतरनाक जो है वो है हमारा रेड कलर। रेड का मतलब होता है भाई टेक एक्शंस। अब तो हो गया जो होना है, अब रेडी हो जाओ, एक्शन ले लो, ठीक है। क्योंकि रेड तब इशू होता है व्हेन द एक्सट्रीमली बैड वेदर कंडीशंस आर देयर। Okay, and these conditions, they are going to disrupt the travel, the power, they are going to even cause significant risk to life and property. Okay, and therefore this red alert is issued कि भाई अब कुछ भी हो सकता है, बहुत संभल जाओ, घरों में रहो, ज्यादा इधर उधर मत जाओ, रेन, ट्रैवल, ये सारी चीजें, मतलब खतरनाक सिचुएशन आ गई है वाली बात हो जाती है। तो ये चारों कलर ध्यान में रखिएगा, ये पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट न्यूज हमारी है एंटी ड्रोन टेक से रिलेटेड। जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, ठीक है, अमित शाह जी, उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान के जो ड्रोन्स हैं उनको फाइट करने के लिए हम इंडिजीनियसली मेड एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी लेकर के आ रहे हैं बहुत ही जल्द। ओके, और ये क्यों लाया जा रहा है? क्योंकि ये आप ये देख सकते हो पिक्चर में, ये जो पाकिस्तान के रॉक ड्रोन्स हैं बेसिकली, इनके बारे में भी यहाँ दिया हुआ है। August 13, 2019, देन जून 2020, देन सितंबर 19, 2020, ये 3 दिनों के बारे में बताया। एक यहाँ भी है सितंबर 19 to 16, 2019। ओके, तो इन डेज को जो है कुछ कुछ ड्रोन्स देखे गए थे, ऑब्जर्व किए गए थे, और उनमें संभावना है इन इन चीजों की। अब ये क्या करते हैं ना पाकिस्तान वाले, ये ड्रोन्स जो हैं हमारे बॉर्डर एरियाज में घुमाते रहते हैं। ओके, जैसे सपोज करो अगर ये इंडिया है, ओके, और ये हमारा कहीं ना कहीं, ठीक है, बॉर्डर है, दिस इज पाकिस्तान। ओके, तो ये क्या करेंगे, ये यहाँ पर ना ऊपर ऊपर में बिल्कुल बॉर्डर से लगे हुए ये उड़ाते रहते हैं ये ड्रोन्स, विच इज लाइक वेरी वेरी डिस्टर्बिंग, ठीक है। तो इसलिए अभी आपको पता होगा 56th रेजिंग डे परेड हुआ है। ओके, रेजिंग डे परेड किसका? BSF का। ओके, तो वहां पर इन्होंने कहा, अब देखिए जो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है ना हमारा, उसमें 6386.36 किलोमीटर्स पर BSF को पूरे उसमें जो है BSF डिप्लॉयड है ऑन दी इंटरनेशनल बॉर्डर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये इंटरनेशनल बॉर्डर्स जो है मेनली पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ हैं।
तो यहाँ पर पाकिस्तान वाला जो एरिया है ना, वहाँ पर आप देख सकते हो इस इमेज में, ये आपको दिखेगा, मैप भी दिख रहा है, ठीक है। तो जो ये पाकिस्तान वाला एरिया है ना, यहाँ पर तो नहीं, बट इन बॉर्डर एरियाज में ये अक्सर जो है वो करते रहते हैं। और देखो आप, ये जो डॉट्स बने हैं ना, ये डेट वाइज बता रहे हैं कि किस दिन कहाँ पर रिकवर किया गया है या क्रश किया गया है इन ड्रोन्स को। तो अब इन ड्रोन्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम अपने इंडिजीनियसली मेड एंटी ड्रोन्स लेकर के आ रहे हैं। दिस वॉज ऑल विद दिस। और एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज की पास में 67 ड्रोन्स जो हैं वो देखे गए हैं, या ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान बॉर्डर पर उड़ते हुए पाए गए हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है फॉर अस एज इंडियंस एंड दी एट द बॉर्डर्स ऑल्सो। तो इसको सॉल्व करने की बात कही है किसने? अमित शाह जी ने। Okay guys, so this was all for today. Thank you so much for staying with us and covering all the important topics. और अगर आप लोगों ने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, सो दैट हम जो भी प्रोग्राम्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं उनके बारे में आपको पता चल सके और आप हमारे साथ जुड़ सकें। Thank you so much guys, and also you can download the PDF by clicking on the Samanvay link and filling up the form there, which is given in the comment as well as the description area. Thank you so much for staying with us once again, and Jai Hind, Jai Bharat. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civil's Daily.